कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिव्यांशिका गाड़ी से बाहर निकलती है और रुद्र उसे गाड़ी में बैठे हुए देखने लगता है। रुद्र देखता है शिव्यांशिका विराज चौहान के घर जाने की बजाय दूसरे घर जाती है और वहां बाहर सूख रहे कपड़ों को लेकर वापस गाड़ी के पास आ जाती है। फिर पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, ये क्या है ऑफिसर, आपके पास क्या अब कपड़ों की भी कमी हो गई है जो आपको चोरी करनी पड़ रही है? शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है। अपना मुंह बंद रखिए और कार से बाहर निकालिए। रुद्र बोला, पर तुम क्या कर रही हो? शिव्यांशिका घूरते हुए, चुप रहिए और जल्दी कीजिए, जो बोला है वो करिए। रुद्र को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो अपनी कार से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद कार का गेट खुलता है और शिव्यांशिका बाहर आती है। रुद्र जब पलट कर शिव्यांशिका को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शिव्यांशिका ने अपने बाल खोल दिए थे और उसका एक हाथ अपनी कमर पर था और दूसरा हाथ अपने पेट पर, जो बड़ा हुआ सा लग रहा था। इस वक्त शिव्यांशिका 8 महीने की गर्भवती स्त्री लग रही थी। शिव्यांशिका रुद्र को ऐसे मुंह खोल के खुद को देखते देख चिढ़कर बोलती है, अपना मुंह बंद करिए वरना मक्खी घुस जाएगी। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र जल्दी से अपना मुंह बंद करता है और होश में आते हुए, तुम क्या करने वाली हो? शिव्यांशिका रुद्र के पास आकर, चुप रहिए और चलिए मेरे साथ। रुद्र चुप होकर शिव्यांशिका के साथ विराज के घर के पास आता है। दोनों विराज के घर के बाहर खड़े गार्ड्स के पास जाते हैं। शिव्यांशिका उन गार्ड्स को देखकर, भाई साहब हमें विराज जी से मिलना है, आप हमें उनके पास जाने दीजिए ना। गार्ड्स पहले शिव्यांशिका को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर बोले, मैडम आपके पास अपॉइंटमेंट है। गार्ड्स की बात सुनकर शिव्यांशिका का चेहरा एकदम से बदल जाता है और उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। एकदम से शिव्यांशिका के रोने से न केवल गार्ड्स बल्कि रुद्र खुद हैरान रह जाता है। शिव्यांशिका एकदम से वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। ओ अब मैं क्या करूँगी, हाय राम, ये मेरी ही किस्मत में क्यों लिखा था, कहकर जोर जोर से रोने लगती है। बाहर खड़े गार्ड्स में से एक गार्ड शिव्यांशिका के पास आकर गार्ड बोला, अरे मैडम क्या हो गया है आपको, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? शिव्यांशिका रोते हुए, अरे क्या बताऊं भाई साहब, रुद्र की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरा मर्द है, इससे शादी करके तो मेरी किस्मत ही झंड हो गई। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र तो हैरान रह जाता है। जब से इससे शादी हुई है ना, तब से पूछो मत कितनी परेशान हुई हूँ मैं। अपने पेट की तरफ इशारा करके, अब आप इसे ही देख लो, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। रुद्र अपने मन में, मेरा बच्चा, जब देखो तब अंदर बैठे बैठे तंग करता रहता है, हाय राम मैं किस किस को संभालूं। बाहर इसका बाप है और अंदर ये बच्चा, हाय मैं तो मर ही जाऊंगी। बड़ी उम्मीद से यहाँ आई थी कि एमएलए साहब से मिलकर अपने पति के लिए कोई नौकरी मांगूंगी, पर देखो ना यहाँ आकर पता चला कि उनसे मिलने के लिए तो कोई अपॉइंटमेंट अपाइंग की ज़रूरत पड़ती है। हाय राम मुझे तो उठा लो भगवान उठा लो। रुद्र तो शिव्यांशिका का ड्रामा देखकर हैरान ही रह जाता है। उसने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि शिव्यांशिका ऐसा भी कुछ कर सकती है। गार्ड शिव्यांशिका की बातों और उसका रोना देखकर पिघल जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा मैडम आप रोइए मत, मैं विराज सर को फ़ोन करता हूँ और उनको आप लोगों के बारे में बताता हूँ। गार्ड इतना कहकर उठता है, फिर विराज को कॉल करके सारी बातें बताता है। और जैसा कि रुद्र और शिव्यांशिका को उम्मीद थी, शिव्यांशिका के इतने ड्रामे के बाद तो विराज को उनसे मिलना ही था। गार्ड शिव्यांशिका और रुद्र को अंदर जाने को बोलकर गेट खोल देते हैं। रुद्र शिव्यांशिका के पास आता है और शिव्यांशिका को उठाता है, जो अभी भी ज़मीन पर बैठी हुई थी। फिर दोनों अंदर जाते हैं। रुद्र रास्ते में शिव्यांशिका से, ये सब क्या नाटक लगा रखा था, कम से कम एक बार मुझे बता तो देती। शिव्यांशिका बोली, अगर ये नाटक ना करती ना तो अब तक हम बाहर ही खड़े रहते, और रही बात आपको बताने की, तो अगर मैं आपको बता देती तो फिर जो नाटक अभी यहाँ काम किया है ना वो भी काम नहीं करता और हम बाहर ही खड़े रहते। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, तुम्हारा मतलब है कि मैं अच्छे से एक्टिंग नहीं करता? शिव्यांशिका बोली, आप जैसे खड़ूस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इससे पहले कि रुद्र शिव्यांशिका की बात का जवाब देता, वो दोनों विराज के सामने खड़े थे।
विराज उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और बैठने का इशारा करता है। विराज रुद्र और शिव्यांशिका को देखकर, हाँ तो बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोगों को मुझसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। विराज की बात सुनकर रुद्र और शिव्यांशिका दोनों चौंक जाते हैं। रुद्र विराज से, आप क्या कह रहे हैं? विराज चौहान मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आपने जो रीज़न मेरे घर के बाहर खड़े गार्ड को बताया है उस रीजन की वजह से आप लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हैं। शिव्यांशिका मुस्कुराते हुए, ग्रेट, जितना आपके बारे में सुना है सही सुना है। तो अगर अब आपको पता चल ही चुका है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ वॉशरूम किस तरफ है ताकि मैं अपना हुलिया ठीक कर सकूँ। विराज मुस्कुराते हुए शिव्यांशिका को वॉशरूम का रास्ता बता देता है और शिव्यांशिका रुद्र को देखकर विराज के बताए रास्ते पर चली जाती है। विराज रुद्र को देखकर बोले, जब तक वो आती है तब तक आप बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? रुद्र विराज को देखकर, माफ़ कीजिएगा मिस्टर चौहान, हम यहाँ चाय या कॉफ़ी पीने नहीं आए हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कल चूँकि आपका जन्मदिन है तो क्या आप बता सकते हैं कि कल का आपका शेड्यूल क्या है? विराज रुद्र को देखकर, पर आप हमारा कल का शेड्यूल क्यों जानना चाहते हैं? शिव्यांशिका आते हुए बोली, क्योंकि कल आपकी जान को खतरा है मिस्टर चौहान। शिव्यांशिका की आवाज़ सुनकर विराज उसकी तरफ देखता है जो अब नॉर्मल दिख रही थी। अब उसका पेट पहले की तरह बढ़ा हुआ नहीं था। विराज बोला, आप ये क्या कह रही हैं? रुद्र बोले, हम सही कह रहे हैं मिस्टर विराज, कहकर विराज को सारी बात बता देता है। थोड़ी देर बाद रुद्र और शिव्यांशिका विराज के घर से बाहर आते हैं। उन्हें विराज के कल सारे दिन का शेड्यूल मिल चुका था। विराज ने उनका साथ देने का वादा भी किया था। रुद्र और शिव्यांशिका जल्दी ही वापस हेडक्वार्टर आ जाते हैं और जैक, तारा और रोनी के साथ मिलकर कल के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। रुद्र बोला, हमें अब विराज चौहान के कल का शेड्यूल पता है तो जहाँ जहाँ वो जाने वाला है हमें पहले वहीं से बॉम्ब का पता लगाना होगा। शिव्यांशिका बोली, हाँ, और हमें बाकी के आतंकवादियों को भी ढूंढना है। शिव्यांशिका की बात सुनकर तारा, जैक और रोनी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें याद था कि रुद्र को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बोलते वक्त कोई बीच में बोले। अब सबको शिव्यांशिका के लिए डर लग रहा था कि पता नहीं रुद्र अब शिव्यांशिका के साथ क्या करेगा। लेकिन ये क्या, रुद्र शिव्यांशिका को कुछ नहीं बोलकर विराज के शेड्यूल की फाइल देखने में लगा हुआ था। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, शिव्यांशिका एक काम करो, तुम कल विराज के साथ रहो और उसकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। शिव्यांशिका बोली, ओके मिस्टर रघुवंशी। शिव्यांशिका के मुंह से मिस्टर रघुवंशी सुनकर जहां तारा, जैक और रोनी हैरान थे वहीं रुद्र के दिल को शिव्यांशिका के मुंह से मिस्टर रघुवंशी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र बोला, रोनी, तुम पहले विराज के शेड्यूल के हिसाब से हर उस जगह पर बॉम्ब ढूंढो जहां कल विराज जाने वाला है और ये काम तुम अभी से स्टार्ट कर दो। रोनी बोला, ओके बॉस, कहकर रोनी अपने कुछ लोगों को फ़ोन करता है जो बॉम्ब को ढूंढकर उसे डिफ्यूज करने में माहिर है और रुद्र से विराज के कल के शेड्यूल की कॉपी लेकर निकल जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है लेकिन रुद्र और उसकी टीम अभी भी अपने काम पर लगे हुए थे। इस वक्त उनके लिए एक एक समय कीमती था। रुद्र जैक को देखकर, जैक तुम एक काम करो, विराज के घर के आसपास और जहाँ जहाँ कल विराज जाने वाला है वहाँ के आसपास के कैमरे को हैक करके देखो और तुम्हें यदि किसी पर भी संदेह हो तो तुरंत हमें बताओ। जैक बोला, ओके बॉस, बोलकर अपने काम में लग जाता है। रुद्र बोली, तारा एक काम करो, तुम अपने लोगों के साथ मिलकर उन आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश करो और मैं भी उन्हें ढूंढता हूँ। हम दोनों जैक के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर जैक को कहीं कोई संदेहजनक लगता है तो वो बता देगा। तारा बोली, ओके बॉस, कहकर चली जाती है। रुद्र भी जैक को बोलकर चला जाता है। वहीं जैक अपने काम पर लग जाता है और शिव्यांशिका जैक के साथ मिलकर उन आतंकवादियों को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद जैक और शिव्यांशिका को विराज के घर के पास ही एक आदमी दिखता है जो भिखारियों के साथ ही लेटा था। जब दोनों उसको ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं और भिखारियों की तुलना में उस भिखारी के पास अच्छे कपड़े और रात की ठंड से बचने के लिए जैकेट था जिसे उसने एक फटी हुई शॉल से ढका था। पहली नज़र में तो कोई नहीं पहचान पाता लेकिन अच्छे से देखने पर वो आदमी बिल्कुल भी भिखारी नहीं लग रहा था। शिव्यांशिका बोली, ये बिल्कुल भी भिखारी नहीं लग रहा है, तुम मिस्टर रघुवंशी को बोलो कि इसे पकड़े, ज़रूर ये उन्हीं में से कोई है।
जैक बोला हाँ, फिर जल्दी से रुद्र को बताता है। शिव्यांशिका और जैक स्क्रीन पर देखते हैं कि रुद्र और कुछ लोग वहां आते हैं और उस आतंकवादी जो भिखारी के वेश में था उसे पकड़कर ले जाते हैं। इस बीच वो भिखारी कई बार भागने की कोशिश करता है लेकिन रुद्र उसे पकड़ लेता है। जैक बोला यार शिवी, तुम्हें क्यों लगा कि वो भिखारी नहीं है? जैक के मुंह से अपने लिए शिवी सुनकर शिव्यांशिका एक पल के लिए शून्य सी पड़ जाती है। उसे इस नाम की वजह से किसी की याद आती है और साथ ही आंखों में हल्की नमी भी। वो जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है। शिव्यांशिका जैक को घूर कर, मेरा नाम शिव्यांशिका है, शिवी नहीं। जैक बोला आई नो, बट तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है इसलिए मैं तो तुम्हें शिवी ही बोलूँगा। शिव्यांशिका बोली मैंने कहा ना। जैक कुछ बोलने को होता है तभी शिव्यांशिका की नज़र एकदम से स्क्रीन पर पड़ती है जिस पर विराज के घर के जस्ट सामने वाली फुटेज शो हो रही थी जिसमें से एक आदमी विराज के घर के बाहर निकल रहा था। शिव्यांशिका जल्दी से स्क्रीन के पास पहुंचती है। ये कौन है? शिव्यांशिका का रिएक्शन और उसकी बात सुनकर जैक भी सीरियस होकर स्क्रीन पर देखता है। पता नहीं। शिव्यांशिका बोली ओके जैक, आगे के कैमरे में देखो, देखो वो आदमी कहाँ जा रहा है। जैक बोलकर काम में लग जाता है। कुछ देर बाद जैक शिवी देखो वो आदमी वहाँ अंदर गया है। शिव्यांशिका बोली ये क्या है? देखने पर तो कोई खंडहर लग रहा है। जैक बोला हाँ, पर वो जो कोई भी है वो इतनी रात को इस खंडहर में क्या करेगा? शिव्यांशिका बोली वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। जैक एक काम करो, तारा और मिस्टर रघुवंशी में से जो कोई भी इस जगह के आसपास हो उससे कांटेक्ट करो, वो वहाँ जाकर चेक करेंगे। जैक बोला गुड आइडिया शिवी, मैं तारा को बोलता हूँ, वो इस जगह के पास में ही है। शिव्यांशिका बोली जैक तारा को सारी बात बताकर उस खंडहर में जाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद तारा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है। वो लोग उस खंडहर को पूरा छान मारते हैं। वहाँ उन्हें कोई दिखता तो नहीं है पर वहाँ के बिखरे सामान को देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ बॉम्ब बनाए जाते हैं। तारा ये बात रुद्र, शिव्यांशिका और जैक को कॉन्फ्रेंस में लेकर बताती है। रुद्र बोला इसका मतलब जो भी बॉम्ब उन लोगों ने जगह जगह लगाए हैं वो इसी जगह बनाए गए हैं। शिव्यांशिका बोली हाँ, पर हमें वो आदमी अभी तक नहीं मिला जो विराज के घर से निकला था। रुद्र बोला तारा से, तारा तुम लोगों ने वहाँ अच्छे से चेक किया है ना? तारा बोली जी बॉस, हमने वहाँ अच्छे से चेक किया है। वहाँ बॉम्ब बनाने वाले सामान के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। शायद वहाँ जो कोई भी था उसे पहले से पता चल गया था कि हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। रुद्र बोला हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अभी भी 2 आतंकवादी बचे हैं जिन्हें हमें ढूंढना है और रोनी को भी अभी एक ही जगह बॉम्ब मिला है जो कि बहुत भीड़ वाली जगह पर लगा था। शिव्यांशिका रात के 2 बज रहे हैं, हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय में सुबह हो जाएगी। हम कब तक ऐसे परेशान होंगे? और कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। रुद्र बोला मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम आसानी से उन लोगों को पकड़ सकते हैं। जैक बोला वो क्या बॉस? रुद्र बोला सुनो, कहकर रुद्र सबको अपना प्लान बताता है। सब रुद्र के इस प्लान को सुनकर उसे ओके बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र और तारा वापस आ जाते हैं। फिर सब रुद्र के प्लान के हिसाब से अपने अपने काम में लग जाते हैं। जल्दी ही सुबह हो जाती है। शिव्यांशिका सबको बताकर विराज के पास उसकी सुरक्षा के लिए चली जाती है। वहीं तरुण और उसकी टीम अपनी पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद केवल 2 ही बॉम्ब को ढूंढ पाई थी जो कि विराज के शेड्यूल के हिसाब से वो ही जगह थी जहां आज विराज आने वाला था। जल्दी ही विराज अपने शेड्यूल के हिसाब से लोगों के बीच अपने लिए उनके प्यार और विश्वास को देखने निकल जाता है। आज लोग विराज को देखकर पागल हुए जा रहे थे, जैसे एक भक्त अपने भगवान को देखकर होता है। सबका प्यार और अपनापन विराज को आगे और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा था। जगह जगह विराज के नाम के बैनर और पोस्टर लगे हुए थे। सब आगे बढ़ बढ़कर विराज को फूलों की माला पहना रहे थे। इस बीच शिव्यांशिका किसी साये की तरह विराज के साथ ही थी। वहीं रुद्र, जैक, तारा और रोनी अपनी अपनी टीम के साथ विराज की रैली के आसपास थे। सबकी नज़रें बाज की तरह हर तरफ ध्यान दे रही थी और जिस पर भी थोड़ा बहुत संदेह होता उसे उठाकर दूर खड़ी पुलिस जीप में डाल देते। भारी मात्रा में लोगों की भीड़ थी। वहीं इन सब को कवर करती मीडिया भी थी। इन सब के बीच एक बात अच्छी थी कि बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पर नहीं हुआ था, पर यह सब भी रोनी और उसकी टीम की वजह से संभव था। जल्दी ही शाम हो जाती है। आज का पूरा दिन विराज की रैली में ही निकल गया था।
शेड्यूल के हिसाब से विराज सभी जगह पहुंच चुका था। अब वो वापस अपने घर जाने वाला था। शिव्यांशिका उसके साथ ही उसके गाड़ी में थी। विराज ड्राइवर से, ड्राइवर आप अपनी गाड़ी अनाथ आश्रम की तरह ले चलिए। शिव्यांशिका बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौहान, अनाथालय आपके आज के शेड्यूल में नहीं था। विराज बोले, हाँ ऑफिसर, हम जानते हैं कि ये हमारे शेड्यूल में नहीं था, पर हम वहाँ आज जाना चाहते हैं। और वैसे भी अब तो दिन बीत चुका है और आपने हमारी सुरक्षा बखूबी की है। जब पूरे दिन हम सुरक्षित रहे हैं तो अब हमें क्या होगा। शिव्यांशिका बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर चौहान, अभी तक आतंकवादी मिले नहीं हैं। विराज बोला, आप चिंता मत कीजिए, हमें आप पर और आपकी टीम पर भरोसा है, वो उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। और रही बात हमारी सेफ्टी की, तो आप तो हैं ही हमारे साथ। शिव्यांशिका जब देखती है कि विराज उसकी नहीं सुनने वाला तो वो रुद्र को कॉल करती है और सारी बात बताती है। रुद्र बोला, ओके शिव्यांशिका, तुम मिस्टर चौहान के साथ ही रहो जब तक हम लोग पहुँचते हैं। रुद्र सबको सारी बात बताता है तो सब उसके साथ जाने लगते हैं। तभी रोनी को कॉल आती है। वो फ़ोन पर बात करता है और सामने वाले की सारी बात सुनकर, ठीक है हम आ रहे हैं। रोनी फ़ोन रखकर रुद्र से बोला, बॉस मेरी टीम को एक आदमी मिला है। रुद्र बोला, ओके एक काम करो तारा, तुम शिव्यांशिका के पास जाओ विराट की सेफ्टी के लिए, और जैक तुम भी तारा के साथ जाओ। अगर वहाँ कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत कॉल करना, तब तक मैं रोनी के साथ आकर उस आदमी को देखता हूँ। जैक और तारा एक साथ ओके बॉस कहकर तुरंत शिव्यांशिका के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रुद्र और रोनी दोनों उस आदमी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र और रोनी उस जगह पहुंचते हैं जहां रोनी की टीम को वो आदमी मिला था। रोनी की टीम का एक आदमी आकर रोनी को बताता है, सर ये उन 2 आतंकवादियों में से एक है, ये कुछ चीज़ें मिली है इसके पास से। रानी बोला, ठीक है एक काम करो, इसे भी वहीं ले जाओ जहां इसके बाकी साथी हैं। रुद्र इन सब के बीच बस चुप ही रहता है। वो अपने दिमाग में सारी कड़ियों को जोड़ रहा था। रोनी रुद्र को देखकर, क्या बात है बॉस। रुद्र बोला, मैं सोच रहा हूँ पूरा दिन निकल गया इन आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते, पर ये नहीं मिले। ये चाहते तो विराज को सुबह उसकी रैली में आसानी से मार सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। विराज सेफ है। तुम्हें नहीं लगता जैसे हमसे कुछ छूट रहा है। रोनी बोला, मतलब। रुद्र कुछ याद करके, मतलब हमें फंसाया गया है रोनी, विराज की जान को खतरा है, हमें जल्दी ही उसके पास जाना होगा, कहकर रुद्र और रोनी जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ विराज की गाड़ी एक अनाथालय के बाहर आकर रुकती है। विराज और शिव्यांशिका कार से उतर जाते हैं और साथ ही विराज के पीछे आ रही गाड़ियों में से उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपनी गाड़ियों से बाहर उतर जाते हैं। विराज अनाथालय के अंदर जाता है और वहाँ के बच्चों से मिलता है। शिव्यांशिका ये सब विराज के पास खड़े होकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद तारा और जैक भी शिव्यांशिका के पास उस अनाथालय में पहुँचते हैं। तारा और जैक शिव्यांशिका के पास आते हैं। तारा बोली, शिव्यांशिका यहाँ सब ठीक तो है। शिव्यांशिका बोली, हाँ अब तक तो सब ठीक है, पर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जैक बोला, मतलब। शिव्यांशिका बोली, मतलब विराज की रैली में यदि कोई चाहता तो विराज को आसानी से मार सकता था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। यहाँ तक कि रोनी ने सारे बम जहाँ लगाए गए थे वहाँ से निकाल दिए हैं, तो उन आतंकवादियों को तो लगा ही होगा कि वो क्यों नहीं ब्लास्ट हुए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तारा बोली, तुम कहना क्या चाहती हो शिव्यांशिका। शिव्यांशिका बोली, आई थिंक हमसे कुछ छूट रहा है गाइज। जैक बोला, ओके हम एक काम करते हैं, हम इस अनाथालय के चारों तरफ फैल जाते हैं और यदि किसी को कोई भी गड़बड़ दिखेगी तो वो उसे तुरंत पकड़ लेगा। शिव्यांशिका बोली, हाँ ये ठीक है। जल्दी ही शिव्यांशिका, जैक और तारा अनाथालय के चारों तरफ फैल जाते हैं और आसपास नज़र रखने लगते हैं। इस बीच एक बच्चा शिव्यांशिका से टकरा जाता है और उसके हाथ में जो जूस का ग्लास था उसमें से जूस शिव्यांशिका के ऊपर गिर जाता है। बच्चा बोला, सॉरी दीदी। शिव्यांशिका बोली, कोई बात नहीं बेटा, आप खोलिए, बस इतना बता दीजिए कि वहाँ वॉशरूम किस तरफ है। बच्चा एक जगह इशारा करके उस तरफ। शिव्यांशिका जैक और तारा को बताकर अंदर वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने चली जाती है। वहीं बाहर जैक और तारा विराज पर ध्यान रखते हैं। शिव्यांशिका जब अंदर आती है तो एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी हड़बड़ाहट में जल्दी से बाहर निकल जाता है। शिव्यांशिका खुश से, इस आदमी को तो मैंने
ये तो विराज के बॉडीगार्ड में से एक है, लेकिन ये अंदर क्या कर रहा था जबकि विराज तो बाहर है। शिव्यांशिका अपना सर झटक कर वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े साफ करती है। तभी उसके दिमाग में आज सुबह से जो कुछ भी हुआ वो धीरे धीरे चलने लगता है। शिव्यांशिका का दिमाग एकदम से किसी बात पर आकर रुकता है। शिव्यांशिका को याद आता है टकराते वक्त उस आदमी के हाथ का टैटू। ये वही टैटू था जो कल शिव्यांशिका ने उस आदमी के हाथ पर देखा था, जो कल रात विराज के घर से बाहर निकल रहा था और उस खंडहर में भी गया था। वो जल्दी से उस तरफ जाती है। वहाँ से वो आदमी हड़बड़ी में बाहर की तरफ भाग रहा था। शिव्यांशिका उस कमरे में जाती है जहाँ से वो आदमी बाहर निकला था। अंदर जाकर हर चीज़ चेक करती है। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। शिव्यांशिका सारे सामान को अलग करके कुछ ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर शिव्यांशिका एकदम से शांत हो जाती है और शांति से अपने कान से ध्यान से सुनने लगती है और सच में उसे टिक 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 की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ की दिशा में जाती है। वहाँ एक पेटी के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। शिव्यांशिका आराम से उस पेटी को खोलती है और जो उसने सोचा था वो सच निकला। पेटी के अंदर टाइम बॉम्ब था। शिव्यांशिका देखती है बॉम्ब ब्लास्ट होने में अभी 5 मिनट थे। वो जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलती है और जैक और तारा को अपने पास बुलाकर उसे पूरी बात बताती है। तीनों मिलकर जल्दी जल्दी अनाथालय को खाली करवाते हैं। समय कम था और अनाथालय में कम से कम 200 बच्चे थे। उन 200 बच्चों से भरे अनाथालय को खाली कराना आसान बात नहीं थी। शिव्यांशिका जल्दी जल्दी सबको बाहर निकालती है और साथ ही विराज और उसके बॉडीगार्ड को भी विराज की सुरक्षा के साथ बाहर निकालने को बोलती है। इस समय पूरे अनाथालय में भगदड़ मची हुई थी। जल्दी रुद्र और रोनी की गाड़ी भी अनाथालय के बाहर आकर रुकती है। जब वो लोग अनाथालय पहुंचते हैं तो वहां की स्थिति देखकर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और अनाथालय को खाली कराने में शिव्यांशिका, जैक और तारा की मदद करने लगते हैं। इन सब के बीच किसी का भी ध्यान विराज की तरफ नहीं जाता है। शिव्यांशिका अंदर फंसे बच्चों को बाहर निकालने जाती है। तभी वहां देखती है कि विराज के बॉडीगार्ड में से एक आदमी बाहर निकलकर विराज की तरफ बढ़ रहा है। शिव्यांशिका को वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। वो कुछ करती तब तक आदमी विराज के पास पहुंचकर अपनी जेब से चाकू निकालता है, पर इससे पहले कि विराज को मार पाता तब तक शिव्यांशिका ने विराज को धक्का देकर दूर कर दिया था, जिससे उस आदमी का चाकू शिव्यांशिका के कंधे पर लग जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता, पर सब जल्दी होश में आते हैं। रुद्र बोला, पकड़ो इसको। विराज के गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सब देखते हैं विराज सेफ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो आतंकवादी था जिसे सब जनाब कहते थे, जो अब तक रुद्र और उसकी टीम के पकड़ में नहीं आया था। जल्दी ही रुद्र और उसकी पूरी टीम अनाथालय को खाली करवा देती है। सब चैन की सांस लेते हैं, पर तभी ही अनाथालय की इंचार्ज सावित्री देवी कहती हैं, इन सब में एक बच्ची कम है। सावित्री देवी की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि 5 मिनट होने में अब केवल 30 सेकंड ही बाकी थे। ऐसे में अंदर जाकर उस बच्ची को ढूंढ कर निकाल कर ले आना अपनी जान को जोखिम में डालने वाला काम था। रुद्र बोला, ओके, मैं उस बच्ची को अंदर से लेकर आता हूँ। जैक, तारा और रोनी, बॉस आप क्या बोल रहे हैं? जैक बोला, अब केवल 30 सेकेंड ही बाकी हैं और इतने कम समय में उस बच्ची को ढूंढ कर लाना इट्स नॉट पॉसिबल। रुद्र बोला, हमने कसम खाई थी कि इस मिशन में किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाने देंगे, फिर चाहे हमें उसके लिए अपनी ही जान क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी से उस बच्ची को लेकर आता हूँ। अभी सब बात में ही लगे थे कि तारा की नज़र एकदम से शिव्यांशिका पर जाती है, जो बिना किसी को बताए अनाथालय के अंदर जा चुकी थी। तारा जोर से चिल्लाती है, शिव्यांशिका। तारा को शिव्यांशिका का नाम लेकर चिल्लाते देख सबकी नज़र शिव्यांशिका पर जाती है, जो कि जल्दी से अनाथालय के अंदर चली गई थी। रुद्र शिव्यांशिका तो जाते हुए देख रहा था। शिव्यांशिका को अंदर जाते हुए देखकर रुद्र के दिल में डर बैठ जाता है। जहां अंदर शिव्यांशिका उस खोई हुई बच्ची को ढूंढ रही थी, वहीं बाहर सब शिव्यांशिका का बच्ची के साथ आने का वेट कर रहे थे। जैक बार बार घड़ी देख रहा था। अब केवल 15 सेकंड बचे थे और शिव्यांशिका का कोई अता पता नहीं था। सब बाहर से शिव्यांशिका को बार बार आवाज़ लगा रहे थे ताकि शिव्यांशिका जल्दी से बाहर आ जाए।
शिव्यांशिका को वो खोई हुई बच्ची मिल जाती है जो कि शोर, डर और अकेलेपन की वजह से अनाथालय के एक कोने में दुबकी हुई थी। शिव्यांशिका जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उसको अपनी गोद में उठाकर बाहर लाने लगती है। वहीं बाहर रुद्र का डर और बेचैनी से बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो शिव्यांशिका के लिए इतना डरा हुआ था। वो बस दुआ कर रहा था कि शिव्यांशिका जल्दी से उसके पास वापस आ जाए। जैक बोला, जल्दी बाहर आओ, अब केवल 5 सेकंड ही बाकी हैं। सबका डर से बुरा हाल था। तभी सबको शिव्यांशिका बाहर आती हुई दिखाई देती है। उसकी गोद में वो छोटी सी बच्ची थी जो डर की वजह से शिव्यांशिका को कसकर गले लगाई हुई थी। शिव्यांशिका जल्दी से बाहर आने की कोशिश करती है और तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही शिव्यांशिका उस बच्ची के साथ दूर जाकर गिरती है और सब डर की वजह से जोर से चिल्लाते हैं, शिव्यांशिका। रुद्र की तो मानो सांसें ही रुक गई थी। आज उसे शिव्यांशिका के लिए बहुत डर लग रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था। रुद्र और बाकी सब देखते हैं शिव्यांशिका अनाथालय के पास ही उस बच्ची के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। शिव्यांशिका ने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया हुआ था ताकि उस बच्ची को जरा सी भी चोट ना पहुंचे। वहीं शिव्यांशिका की पीठ ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। सब जल्दी से शिव्यांशिका के पास जाते हैं। वहीं शिव्यांशिका उस बच्ची को सावित्री देवी को देती हैं और खड़े होकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। सब शिव्यांशिका को देखकर हैरान रह जाते हैं। उसकी पीठ पर ब्लास्ट की वजह से गहरी चोट लगी थी, पर उसके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। सब उसके पास थे। तभी शिव्यांशिका की नज़र रुद्र के पीछे खड़े उस आतंकवादी पर जाती है जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। शिव्यांशिका पहले कुछ समझ नहीं पाती, पर तभी उसकी नज़र उस आतंकवादी के हाथ में जाती है जिसमें उसने गन पकड़ी हुई थी और उसका निशाना रुद्र था। ये देखकर शिव्यांशिका की आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से रुद्र के पास जाने के लिए दौड़ लगा देती है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता, तभी सबके कानों में उस आतंकवादी की आवाज़ आती है, आतंकवादी, तुम्हारा भारत भले ही एक एमएलए को ना सही लेकिन एक अच्छे पुलिस वाले को जरूर खो देगा आज, कहकर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर अनाथालय के सब लोग डर जाते हैं। वहीं रुद्र की टीम तारा, जैक और रोनी रुद्र का नाम लेकर चिल्लाते हैं। इससे पहले कि रुद्र को गोली लगती, शिव्यांशिका जो अब तक रुद्र के पास पहुंच चुकी थी, वो रुद्र के सामने आ जाती है जिससे गोली शिव्यांशिका के पीठ पर लगती है। इससे पहले कि वो आतंकवादी फिर गोली चलाता, तारा जल्दी से उस आतंकवादी को शूट कर देती है। वहीं शिव्यांशिका जब गिरने लगती है तो रुद्र उसे संभालता है। तभी शिव्यांशिका का लॉकेट जो उसने गले में पहना हुआ था वो शिव्यांशिका के गिरने की वजह से बाहर आ जाता है। रुद्र की नज़र जब उस लॉकेट पर पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, शिवी। रुद्र के मुंह से अपने लिए शिवी सुनकर शिव्यांशिका उसे देखती है और रुद्र को रूडी कहकर बेहोश हो जाती है। शिव्यांशिका को बेहोश देखकर रुद्र डर जाता है, शिवी, शिवी, शिवी उठो, शिवी, शिवी उठो। शिव्यांशिका को बेहोश देखकर रुद्र जल्दी से शिव्यांशिका को अपनी गोद में उठाता है। जैक, गाड़ी निकालो जल्दी। जैक तुरंत हरकत में आता है और गाड़ी निकालता है, फिर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं तारा और रोनी यहाँ की स्थिति संभालते हैं। वो आतंकवादी जिसे सब जनाब बोलते हैं, जो उन सब आतंकवादियों का लीडर था, वो अब मारा जा चुका था। विराज भी सेफ था और आखिरकार रुद्र का मिशन उस जनाब की मौत के साथ पूरा हो चुका था। जब रुद्र और जैक शिव्यांशिका को लेकर हॉस्पिटल आए तो डॉक्टरों ने शिव्यांशिका की हालत देखकर उसको जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। उसकी पीठ भी काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी और पीठ में ही उसे गोली भी लगी थी। हॉस्पिटल आते आते शिव्यांशिका की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। रुद्र हालांकि डॉक्टर तो नहीं था, पर उसके इस प्रोफेशन में उसे इतना तो पता था कि किसी की नब्ज कैसे चेक की जाती है। और जब रुद्र ने शिव्यांशिका की नब्ज चेक करी तब उसकी नब्ज काफ़ी धीमी चल रही थी और रुद्र इसका मतलब बखूबी जानता था। इस वक्त रुद्र के दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। वो जान चुका था कि शिव्यांशिका ही उसकी शिवी है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसकी वही बचपन की शिवी जिससे वो अपने दिल की हर बात बचपन में कह दिया करता था। उसकी वही शिवी जिसके बिना आज तक इतना अकेला था, जिसके बिना बहुत अधूरा था। आईसीयू के बाहर रुद्र और जैक डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र बस इधर उधर चक्कर लगा रहा था।
और जैक उसकी हालत देख रहा था। हालांकि जैक को समझ में तो नहीं आ रहा था कि रुद्र शिव्यांशिका के लिए इतना परेशान क्यों है, पर इतना जरूर समझ गया था कि हो ना हो कुछ ऐसी बात तो है जो वो नहीं जानता, क्योंकि वो रुद्र को अच्छे से जानता था। जो कभी भी वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ या उनके लिए ऐसा परेशान नहीं हुआ था। जाने कितने ही मिशन में जैक, तारा या रोनी को कितनी गोली लगी, पर उनके लिए इतना परेशान नहीं हुआ, बल्कि एक मजबूत चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ा रहा। पर आज रुद्र को खुद किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जैक रुद्र को देखकर, बॉस टेंशन मत लो, शिव्यांशिका ठीक हो जाएगी। रुद्र जैक को देखकर, मुझे बहुत डर लग रहा है जैक, मैं वापस शिवी को खोना नहीं चाहता। जैक बोला, बॉस एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो। रुद्र जैक की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। जैक बोला, बॉस क्या आप शिव्यांशिका को पहले से जानते हो? जैक की बात सुनकर रुद्र को अपना बचपन याद आने लगता है और वो खो जाता है अपने उस अतीत में जहाँ ना कोई शिव्यांशिका थी और ना ही कोई खड़ूस रुद्र। थी तो वो बस शिवी की स्वीटनेस और रूडी की शरारतें। उसे याद आता है कि कैसे शिवी और रूडी एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। अपना दिन हमेशा एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। बचपन में उन्हें नॉलेज तो नहीं थी कि प्यार का मतलब क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। जैसे उनके माँ पापा एक दूसरे के साथ हैं, वैसे ही हमेशा वो भी एक अच्छे दोस्त रहेंगे। एक 5 साल का बच्चा नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा कहते हुए इधर उधर भाग रहा था और उसके पीछे एक औरत एक हाथ में खाने की प्लेट लेकर उसके पीछे पीछे भाग गई थी और भागते हुए, रुद्र बेटा थोड़ा तो खा लो, अगर ऐसे भूखे रहोगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। वो बच्चा, नहीं 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 मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाना मुझे। वो औरत, अच्छा अगर आपने खाना खा लिया तो मैं आपको किसी से मिलाने लेकर चलूँगी। वो बच्चा उस औरत की बात सुनकर रुक जाता है। सच्ची? वो औरत बोली, हाँ बेटा, लेकिन पहले आपको ये खाना फिनिश करना पड़ेगा। आप ये लंच करो, उसके बाद मम्मा पापा और हमारा प्यारा सा रुद्र मिलने जाएंगे। वो बच्चा, यानी कि हमारा छोटा सा रुद्र, पर मिलेंगे किससे? औरत हंसते हुए, वहाँ चलोगे तो मिल लेना, जब तुम उससे मिलोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, समझे? रुद्र बोला, हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। तो वो औरत उसे अपने हाथों से रुद्र को खाना खिलाने लगती है। अभी यहाँ माँ बेटे का प्यार चल ही रहा था कि तभी बाहर से एक आदमी उनको देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आता है। वो आदमी बोला, क्या बात है, आज तो माँ बेटे में बड़ा प्यार आ रहा है। उस आदमी की आवाज़ सुनकर रुद्र और वो औरत उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो रुद्र उस आदमी को देखकर डैडी कहता हुआ भागकर उस आदमी की गोद में चढ़ जाता है। वो आदमी यानी कि बीर जी रुद्र को गोद में उठाकर, क्या बात है रुद्र, आज तो आप अपनी मम्मा को परेशान किए बिना ही लंच कर रहे हो। रुद्र बोला, डैडी वो इसलिए क्योंकि मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे किसी से मिलवाने लेकर जाएंगे। बीर जी उस औरत को देखकर, आप रुद्र को किससे मिलवाने लेकर जा रही हैं आराधना जी? आराधना जी बोली, बीर मैं सोच रही थी कि हम शिव भाई साहब के घर चले। आप वैसे ही अपने काम के सिलसिले में उनके पास जाने ही वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना रुद्र को भी आज वहाँ लेकर चले। पीर जी, और ऐसा क्यों है, आप क्यों हमारे रुद्र को वहाँ लेकर जाना चाहती हैं? आराधना जी बोली, आप तो जानते हैं कि हमारा रुद्र यहाँ अकेला हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो उस नन्ही सी गुड़िया के साथ खेल सकता है। बीर जी हंसते हुए बोले, मुझे मालूम था आप रुद्र को किससे मिलाने के लिए ले जा रही हैं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आराधना जी बोली, अच्छा जी, जब आपको सब पता था तो क्यों पूछा? बीर जी रुद्र को लेकर आराधना जी के पास आते हैं और उनके हाथ को पकड़कर, क्योंकि आपको तंग करने में बहुत मज़ा आता है। आराधना जी हंसते हुए बोली, अब समझ में आया रुद्र किसके ऊपर गया है? वीर जी हंसते हुए बोले, हाँ तो ये मेरा और रुद्र का बहुत ही पसंदीदा काम है और वो है आपको तंग करना। आराधना जी हंसते हुए बोले, सही में दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, कहकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बीर जी और आराधना जी रुद्र को लेकर एक घर के पास पहुंचते हैं जहां बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था ठाकुर वेला। बीर जी और आराधना जी अंदर जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं तो एक औरत जो आराधना जी की उम्र की होती है वो डोर खोलती है और सामने दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं। वो औरत बोली, अरे भाई साहब आराधना, आओ ना। बीर जी और आराधना जी रुद्र को लेकर अंदर आते हैं।
वो औरत रुद्र को देखकर, अरे क्या बात है, आज तो छोटे रघुवंशी जी भी आए हुए हैं। वीर जी बोले, अरे अंशिका भाभी, आज ये हमारी गुड़िया रानी से मिलने आया है, वैसे शिव कहाँ है? अंशिका जी हंसते हुए बोली, आप तो जानते हैं वो कहाँ होंगे, अपनी राजकुमारी के पास। आज उनकी राजकुमारी उनसे गुस्सा है। आराधना जी बोली, ऐसा क्या हो गया अंशिका कि आज हमारी राजकुमारी भाई साहब से गुस्सा हो गई? अंशिका जी हंसते हुए बोली, आज संडे है ना, और हमारी राजकुमारी चाहती हैं कि उनके बाबा साहब उनके साथ ही रहें, पर इनके काम की वजह से कुछ टाइम से ये शिव्यांशिका को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वीर जी हंसते हुए, कोई बात नहीं भाभी साहब, मैं जाकर मनाता हूँ अपनी गुड़िया को, मुझे देखकर वो खुश हो जाएगी। अंशिका जी बोली, हाँ हाँ भाई साहब, एक आप ही तो हैं जो उसे किसी भी तरीके से बहला लेते हैं, वरना वो तो हमारे घर में दादी अम्मा बनकर बस हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। कहने को केवल 4 साल की है, पर हरकतें बिल्कुल दादी अम्मा जैसी कहकर हंसने लगती हैं। तभी अंदर से एक आदमी एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर बाहर आता है। आप किसकी बात कर रही हैं अंशिका जी? हमारी राजकुमारी को आप कुछ मत बोलिएगा। सब पीछे पलटते हैं तो वहाँ पर शिव जी और छोटी सी शिव्यांशिका उनका हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। शिव्यांशिका वीर जी को देखती है तो जोर से चिल्लाती है, अंकल, और जल्दी से जाकर वीर जी की गोद में चढ़ जाती है। वीर जी उसे अपनी गोद में उठाकर, अरे मेरी प्यारी सी बच्ची, कैसी हो? शिव्यांशिका बोली, हम तो ठीक हैं, आप बताइए। आप देखिए ना, आज बाबा साहब हमें फिर से छोड़कर जा रहे हैं, और आज तो संडे भी है। वीर जी बोले, बात तो बिल्कुल सही है आपकी, ये तो गलत बात है, भला आपके बाबा साहब को आपको समय देना चाहिए। शिव्यांशिका बोली, वही तो, अभी दोनों बातों में ही लगे थे कि रुद्र, जो शिव्यांशिका को वीर जी की गोद में चढ़ जाने से काफ़ी गुस्से में दोनों को घूर रहा था, वो वीर जी की पैंट को पकड़कर खींचने लगता है। वीर जी का ध्यान जब रुद्र पर जाता है तो वो समझ जाते हैं कि रुद्र उन्हें गुस्से से क्यों घूर रहा है, तो वो जल्दी से शिव्यांशिका को अपनी गोद से नीचे उतारते हैं और फिर रुद्र के पास नीचे बैठकर बोलते हैं, क्या बात है रुद्र, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रुद्र शिव्यांशिका को गुस्से से घूरते हुए, डैडी, आप केवल मेरे डैडी हैं, तो आपको केवल मुझे गोद में लेना चाहिए, आपने इसे गोद में क्यों लिया? रुद्र की बात सुनकर सब रुद्र और शिव्यांशिका को देखने लगते हैं। वही शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, तुम कौन हो और तुम चिढ़ क्यों रहे हो, ये तो हमारे वीर अंकल हैं। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर बोला, और ये मेरे डैडी हैं, इसलिए तुम उनकी गोद में अब नहीं आओगी। शिव्यांशिका रुद्र को प्यार से देखते हुए, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बाबा साहब की गोदी में चली जाऊंगी, है ना बाबा साहब? कहकर शिव जी की तरफ देखती है तो शिव जी मुस्कुराते हुए, हाँ मेरी राजकुमारी। आराधना जी बोली, अच्छा अच्छा बस करो। फिर रुद्र को देखकर, रुद्र, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको किसी से मिलवाएंगे, तो इनसे मिलिए, ये है शिव्यांशिका, हम आपको इन्हीं से मिलाना चाहते थे। और शिव्यांशिका, ये रुद्र है हमारे बेटे। आराधना जी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को घूर रहा था, वहीं शिव्यांशिका प्यार से रुद्र को देख रही थी। अंशिका जी बोली, अब दोनों एक दूसरे को देख क्या रहे हो, जाओ जाकर खेलो। शिव्यांशिका, रुद्र को लेकर जाओ। रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, नहीं, हमें नहीं जाना इनके साथ कहीं, हमें नहीं खेलना इनके साथ। शिव्यांशिका बोली, हम में कोई कांटे चढ़े हैं जो अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो तुम्हें भी चुभ जाएंगे? रुद्र को देखकर, हमने तो सोचा था यदि तुम हमारे साथ खेलते तो बाबा साहब जो हमारे लिए कल खिलौने लेकर आए थे वो हम तुम्हें देते, पर अब तुम हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। शिव्यांशिका की बात सुनकर रुद्र कुछ सोचने लगता है, फिर शिव्यांशिका को देखकर बोला, हम खेलेंगे, चलो हमें दिखाओ अपने खिलौने। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका खुश हो जाती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। वही दोनों बच्चों की बातें सुनकर चारों बड़े हंसने लगते हैं। फिर वीर जी आराधना जी को देखकर बोले, अब हमें लगता है कि हम लोगों को चलना चाहिए, आप लोग बैठिए। वीर जी की बात सुनकर आराधना जी और अंशिका जी दोनों ही थोड़ी सी उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर शिव जी और वीर जी दोनों को अपने काम पर जाने देती हैं। दरअसल वीर जी और शिव जी दुनिया की नज़र में एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन है, पर असल में उनकी ज़िंदगी अपने देश के लिए है। वो दोनों ही एक स्पाई हैं। जैसे कि आपने पहले कहानी में देखा है कि रुद्र और शिव्यांशिका एक स्पाई हैं, ठीक वैसे ही वीर जी और शिव भी दोनों ही अपने देश की रक्षा के लिए देश के अंदर रहकर छुपकर उसकी रक्षा करते हैं।
शिव जी और वीर जी के जाने के बाद आराधना जी और अंशिका जी दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। अंशिका जी बोली, हम क्या सोच रहे थे आराधना कि क्यों ना हम बच्चों को लेकर आज शाम को पार्क में चले, वैसे भी घर में रहकर वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। अंशिका जी की बात सुनकर आराधना जी खुश होते हुए, अरे हाँ अंशिका, आप सही कह रही हैं, हम चलते हैं। और वैसे भी वीर और शिव भाई साहब को तो अभी बहुत समय लगने वाला है, तो हम अपना एंजॉय करते हैं। अंशिका जी बोली, तो फिर ठीक है, तय रहा, हम आज शाम को बच्चों को लेकर पार्क में चलेंगे। वहाँ बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे और हम भी थोड़ा टहल लेंगे। आराधना जी बोली, ठीक है। वहीं शिव्यांशिका के कमरे में रुद्र शिव्यांशिका के सारे खिलौने देख रहा था। उसे शिव्यांशिका के खिलौने से ज़्यादा उसकी बातों में मज़ा आ रहा था। वहीं हमारी शिव्यांशिका तो चुप कहाँ हो रही थी, वो तो बस बोले ही जा रही थी। शिव्यांशिका बोली, आपको पता है रुद्र, ये खिलौने बाबा साह ने हमें 1 महीने पहले ला कर दिए थे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब भी कहीं वो बाहर जाते हैं हमारे लिए नए नए खिलौने लेकर आते हैं। आप इनके साथ खेलिए और आपको जो पसंद आए आप ले सकते हैं। रुद्र शिव्यांशिका की बातें सुनकर बोला, हमें लड़कियों वाले खिलौने नहीं चाहिए। शिव्यांशिका बोली, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? आपका नाम रुद्र है, ना कि रूड। रुद्र गुस्से में, तुम मुझे रूड क्यों कह रही हो? तुम्हारा नाम भी तो इतना बड़ा है। शिव्यांशिका उसके नाम पर जोर देते हुए, पर मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं बिगाड़ा, मैं भी चाहता तो तुम्हें शिवी बोल सकता था। रुद्र के मुंह से अपने लिए शिवी सुनकर शिव्यांशिका हंस पड़ती है। शिव्यांशिका बोली, ये तो बहुत ही क्यूट है, आप मुझे इसी नाम से बुलाइए, मुझे अच्छा लग रहा है। रुद्र शिव्यांशिका की हंसी देखकर उसमें खो जाता है और अनजाने में ही सही पर हमारे गुस्सैल रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इसी तरह दोपहर में शाम होने लगती है और शाम को अपने कहे मुताबिक आराधना जी और अंशिका जी रुद्र और शिव्यांशिका को लेकर उनके घर के पास वाले पार्क में चली जाती हैं। अंशिका जी बोली, अब आप दोनों यहाँ आ गए हैं तो आप लोग खेलिए, हम लोग भी यहीं हैं। पार्क में कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग हमें वहाँ मिलिएगा, हम लोग वहीं बैठे हैं, ठीक है? शिव्यांशिका बोली, ओके मासा। आराधना जी और अंशिका जी रुद्र और शिव्यांशिका को वहाँ छोड़कर चली जाती हैं। वहीं दोनों के जाने के बाद शिव्यांशिका रुद्र को देखकर, रूडी आप हमारे साथ खेलेंगे? शिव्यांशिका के मुंह से अपने लिए रूडी सुनकर रुद्र एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और वो उसे देखकर, तुम हमें रूडी क्यों बोल रही हो? हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। अपने प्रति रुद्र की बेरुखी देखकर शिव्यांशिका को बहुत बुरा लगता है और अनजाने में ही सही पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे रुद्र देख लेता है। पर शिव्यांशिका रुद्र के पास ज़्यादा देर नहीं रुकती, वह रुद्र से दूर चली जाती है। वहीं शिव्यांशिका के जाने के बाद रुद्र को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शिव्यांशिका रो रही है। रुद्र शिव्यांशिका को इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र शिव्यांशिका पर जाती है, जो एक बच्चों के ग्रुप से खुद को खिलाने के लिए बोल रही थी, पर वो ग्रुप बार बार शिव्यांशिका को खेलने के लिए मना कर रहा था। तंग आकर शिव्यांशिका उनकी बॉल ले लेती है। शिव्यांशिका बोली, हमें अपने साथ खिलाइए वरना हम आपकी बॉल नहीं देंगे। शिव्यांशिका की बात सुनकर उस ग्रुप के एक लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शिव्यांशिका को धक्का दे देता है, जिससे शिव्यांशिका नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। ये सब देखकर रुद्र तो जल्दी से शिव्यांशिका के पास आता है। वो शिव्यांशिका को देखता है, उसके हाथों में चोट लगी थी, खून निकल रहा था। पता नहीं क्यों पर रुद्र को अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को जिसने शिव्यांशिका को धक्का दिया था जोर से धक्का देता है। वो लड़का भी नीचे गिर जाता है। उस लड़के को धक्का देने के बाद रुद्र जल्दी से शिव्यांशिका के पास जाता है और उसे उठाकर तेज दौड़ लगा देता है। थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर आकर रुद्र शिव्यांशिका को एक बेंच पर बैठाता है और अपने पास पड़ी पानी की बोतल से शिव्यांशिका की चोट को साफ करने लगता है। शिव्यांशिका को अपनी चोट पर बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसके आंसू निकलने लगते हैं। रुद्र शिव्यांशिका को रोते हुए देखता है तो अपने हाथों से उसके आंसू पोंछता है। रुद्र बोला, शिवी चुप हो जाओ, रो मत, बहुत दर्द हो रहा है, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? अब देखो इतनी चोट लग गई है ना तुम्हें। शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर उसको देखने लगती है। रूडी, तुमने उन्हें धक्का क्यों दिया? रुद्र शिव्यांशिका को देखकर, क्योंकि उसने तुम्हें धक्का दिया था। शिव्यांशिका हंसते हुए बोली, इसका मतलब कोई मुझे धक्का देगा तो तुम उसे धक्का दोगे? थोड़ी देर पहले तो तुम ही मेरे साथ खेल नहीं रहे थे। रुद्र बोला, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम किसी भी के पास जाकर खेलने लग जाओ।
आइंदा से तुम मेरे अलावा किसी के साथ नहीं खेलोगी, समझी तुम? शिव्यांशिका रुद्र की बात सुनकर बोली, रूडी। रुद्र शिव्यांशिका के मुंह से अपने लिए रूडी सुनकर अब की बार हंसने लगता है और उसको हंसते हुए देखकर शिव्यांशिका भी हंसने लगती है। वहीं दूर बैठी आराधना और अंशिका जी दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इसी तरह समय बीतता है और रुद्र और शिव्यांशिका की दोस्ती समय के साथ गहरी होने लगती है। अब तो दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। शिव्यांशिका की स्वीटनेस और उसके शांत स्वभाव की वजह से अब रुद्र भी काफ़ी बदल चुका था। उसके गुस्से की जगह कब हंसी और मुस्कुराहट ने ले ली पता ही नहीं चला। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। वही सारे बड़े भी दोनों को साथ देखकर खुश थे। अब ऐसा एक दिन जाता नहीं था जब दोनों ना मिलते हों। एक दूसरे से बिना मिले बिना बात किए उनका दिन पूरा ही नहीं होता था। ठाकुर विला। अंशिका जी किचन में अपना काम कर रही थी, तभी शिव जी शिव्यांशिका को ढूंढते हुए उनके पास आए। अरे अंशी, आपने शिव्यांशिका को कहीं देखा क्या? वो हमें मिल नहीं रही है। अंशिका जी मुस्कुराते हुए, शिव जी आपकी बेटी कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी, आप परेशान मत होइए। अंशिका जी की बात सुनकर शिव जी उनके पास आते हैं और उन्हें पीछे से पकड़कर, ठीक है आप कह रही हैं तो नहीं होते हम परेशान। वैसे आप क्या बना रही हैं? अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर देते हैं। अंशिका जी हंसते हुए बोली, शिव जी ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए हमें। अगर अभी शिव्यांशिका ने हमें ऐसे देख लिया तो बहुत अजीब लगेगा। और रही बात मदद की, तो हमें पता है आप हमारी मदद कम करेंगे और हमारा काम ज़्यादा बढ़ा देंगे, कहकर हंसने लगती हैं। शिव जी मुँह बनाते हुए, पर हम तो सच में आपकी मदद करना चाहते थे, कहकर अंशिका जी के पास आने लगते हैं। तभी शिव्यांशिका किचन में आ जाती है। शिव्यांशिका बोली, ओ हो बाबा साहब, आप फिर मासा को परेशान कर रहे हैं, आप क्यों तंग कर रहे हैं उन्हें? शिव जी शिव्यांशिका की बात सुनकर उसके पास आते हैं और फिर उसे गोद में लेकर, हम कहाँ तंग कर रहे हैं, हम तो आपकी मासा का साथ दे रहे थे। हमने उन्हें वचन दिया था कि हम हर काम में आपकी मासा का साथ देंगे। शिव्यांशिका बोली, सच में बाबा साहब आपने वचन दिया था? शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हमने आपकी मासा को अपनी शादी के समय वचन दिया था। शिव्यांशिका बोली, और क्या क्या वचन दिए थे? शिव्यांशिका की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराते हुए, और हमने उन्हें ये भी वचन दिया था कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। शिव्यांशिका बोली, और? शिवजी मुस्कुराते हुए बोले, और उनके एक अच्छे दोस्त बनेंगे। शिव्यांशिका खुश होते हुए, सच में? तो क्या हमें भी कोई ये वचन देगा? अंशिका जी हंसते हुए, क्यों नहीं, जरूर देगा, जो आपसे शादी करेगा। शिव्यांशिका बोली, फिर तो हमें रूडी से शादी करनी है मासा, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे। शिव्यांशिका की बात सुनकर अंशिका जी और शिव जी एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। शिव्यांशिका की बात जब बाहर खड़े वीर जी और आराधना जी सुनते हैं, जो अभी अभी रुद्र के साथ ठाकुर विला आए थे, तो वो लोग भी मुस्कुरा देते हैं। रुद्र अंदर आते हुए बोला, हाँ शिवी, मैं भी तुम्हें ये सारे वचन दूंगा। रुद्र की बात सुनकर शिव्यांशिका, शिव जी और अंशिका जी की नज़र जब वीर जी, आराधना जी और रुद्र पर जाती है तो वो लोग पहले हैरान होते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। शिव्यांशिका खुश होते हुए, सच्ची रूडी आप हमें ये सारे वचन देंगे? रुद्र बोला, हाँ शिवी, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ये वचन रहा तुम्हारे रूडी का। दोनों बच्चों की बातें सुनकर वीर जी शिव जी को देखकर मुस्कुराते हुए, चलिए होने वाले समधी जी, हमें अपने काम पर भी जाना है, कहकर वो शिव जी को लेकर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रुद्र और शिव्यांशिका दोनों ही बड़े हो रहे थे और बढ़ती उम्र के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। पर कहते हैं ना, अगर सुख है तो दुख भी होगा और खुशियां हैं तो गम भी है। ठीक वैसा ही हुआ। वीर जी और शिव जी को एक मिशन मिला, जिसमें एक लड़की जो अपने ही देश की होने के बावजूद हथियारों का सौदा करके चंद पैसों के लिए अपने देश की सुरक्षा को ताक पर लगा रही थी। वीर जी और शिव जी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उस लड़की को पकड़ लिया गया। वीर जी और शिव जी के सीनियर ने उस लड़की की सारी जिम्मेदारी वीर जी को दी और शिव जी को दूसरे मिशन पर भेज दिया। वीर जी ने उस लड़की माया को अपनी कस्टडी में रख लिया और उससे जानने की कोशिश करने लगे कि उसके साथ और कौन कौन मिले हैं जो देश से हथियारों को भेजते हैं और हमारे भारत देश को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर उस लड़की माया से जानकारी निकाल नहीं पा रहे थे। शिव जी भी अपने दूसरे मिशन में लगे हुए थे। इसी तरह दिन बीत गए और बीतों दिनों में वीर जी काफ़ी परेशान रहने लगे थे और उसका रीज़न माया ही थी,
क्योंकि वीर जी के सीनियर ने वीर जी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वो माया से जानकारी निकाले, और वहीं माया बड़ी अकड़ के साथ बैठी हुई थी। न जाने कितने ही जुल्म उस पर ढाए गए, 3rd डिग्री यूज की गई, पर माया ने अपना मुंह नहीं खोला। वीर जी की परेशानी की वजह जब शिव जी को पता चली तो उन्होंने उन्हें काफ़ी समझाया। यार वीर, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, शांति से सोच, उससे कैसे सच उगलवाना है। वीर जी बोले, यार शिव, तुम जानते हो ना मैंने कितनी कोशिश की है उस माया के साथ, पर वो है कि अपना मुंह ही नहीं खोलना चाहती। तंग आ गया हूँ मैं। शिव जी बोले, अच्छा अच्छा, अब शांत हो जा, इन सब बातों को किनारे रख और फैमिली पर भी ध्यान दे। तू जानता है ना कल क्या है? कल रुद्र का बर्थडे है, थोड़ा समय दे उसे। इस वक्त आराधना भाभी भी काफ़ी परेशान है, अपनी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कर। वीर जी बोले, यार शिव, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल रुद्र के बर्थडे में कुछ भी खराब ना हो। फिर वो तो इतना एक्साइटेड है अपने बर्थडे के लिए। शिव जी बोले, हाँ, और शिव्यांशिका भी। शिव जी के समझाने पर वीर जी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो काफ़ी हद तक शांत भी हो जाते हैं। हालांकि माया के हवाले से अभी कुछ भी सुलझा नहीं था, पर फिर भी वीर जी काफ़ी हद तक शांत हो चुके थे। अगली सुबह वीर जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां उन्होंने माया को रखा था। वहीं आराधना जी ठाकुर विला के लिए निकल जाती हैं। दरअसल शिव्यांशिका के कहने पर आज रुद्र के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ठाकुर विला में रखी गई थी, जिसकी खबर रुद्र को छोड़कर सबको थी। सुबह जब रुद्र की आंख खुलती है तो वो बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि उसे सब विश करेंगे, पर जब वो नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। वीर जी अपने काम से गए हैं और आराधना जी भी ठाकुर विला गई हैं। रुद्र फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करता है और सबका इंतजार करने लगता है, पर कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद रुद्र को आराधना जी का फ़ोन आता है और वो रुद्र को शाम को ठाकुर विला आने को कहती हैं, पर इस बीच उन्होंने एक बार भी रुद्र को विश नहीं किया था। जल्दी ही शाम हो जाती है और रुद्र को लेने एक कार आ जाती है। रुद्र उदास मन से ठाकुर विला के लिए निकल जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो हैरान रह जाता है। ठाकुर विला के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूरा ठाकुर विला आग की लपटों से घिरा हुआ था और अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी आवाज़ से पता चल चुका होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसमें आधा वॉइस ओवर था, इसलिए मैंने हाफ वॉइस ओवर करके आज का पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया। लेकिन जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, कल से न्यू पार्ट नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करूँगी, पर बहुत तकलीफ़ है गले में, इसलिए आप लोग भी समझिएगा। कुछ दिन पार्ट का इंतज़ार करिएगा, ठीक होते ही न्यू पार्ट मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में जल्द ही।